जुर्म की दुनिया से एक नई जुर्म कहानी के साथ टीम मुजरिम कौन पहुंची है थाना सिटी की हदूद लोधरा में। नाजरीन, तेज़ाब गर्दी के वाक़यात ख़वातीन पर रोज़ाना की बुनियाद पर क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? आया इसके रोकथाम के लिए कोई मेकनिज़म क्यों नहीं बनाया जा रहा कि ख़वातीन को ही आए रोज़ हम देखते चले आते हैं, सुनते चले आते हैं। कितने ही वाक़यात हमारी आँखों के सामने से गुज़रते हैं जिसमें ख़वातीन को तेज़ाब गर्दी का निशाना बनाया जाता है। इसी तरह से लोधरा की हदूद में नौशीन सबाहत को उसके सौतेले भाइयों ने किस बिना पर तेज़ाब गर्दी का निशाना बनाया? आया उसके प्रोफेशन को लेकर वो एक खातून लॉयर हैं, वो एक वकीला हैं, वो मुआशरे को, अपने ख़ानदान को, अपने इलाके को बदलना चाहती हैं, इस वजह से निशाना बनाया? जायदाद को लेकर निशाना बनाया या ऐसी और क्या वजूहात थीं जिसकी बिना पर नौशीन सबाहत को तेज़ाब गर्दी का निशाना बनाया गया? नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन उठाएगी हक़ाइक़ से पर्दा और आपकी अदालत में वो तमाम तर चीज़ें पेश करने की कोशिश करेगी जिससे आप ये फ़ैसला कर सकें दर हकीकत इस केस का है मुजरिम कौन। मैं हूँ आपका मेज़बान हसन मलिक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हम इस वक्त बर्न सेंटर मुल्तान में मौजूद हैं और क्या केस था सारा, किस वजह से, वजह अनाद क्या थी, बेसिकली तेज़ाब फेंकने वाले कौन लोग थे, ये रिहायशी कहाँ के हैं, क्यों ये सारा वकूआ किया गया और ख़ुद खातून क्या करती हैं, तो ये तमाम तर वजह अनाद जितनी भी है वो तो इन्हीं से ही जानने की कोशिश करेंगे। इनकी अपील भी सुनेंगे कि क्या ये कहना चाहती हैं और जिस शख्स ने, जिस खातून ने, जिस मर्द ने इन पर तेज़ाब फेंका है, अब वो इनका क्या लगता है, रिश्ते में क्या लगता है, वो क्यों उसने ये इतनी हरकत की है, तो वो इन्हीं से ही जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला सबसे पहले तो आपको सेहत दें। आपका नाम क्या है, कहाँ की आप रिहायशी हैं? मेरा नाम नौशीन सबाहत है, मैं लोधरा की रिहायशी हूँ और बाय प्रोफेशन मैं लॉयर हूँ। हमारा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था जिसके जो है मैं ही उसको देख रही थी, सारे केसेस जितने भी हैं, तो बस इस वजह को वजह अनाद बना के जो है मुझ पर एसिड फेंका गया। मेरे जो स्टेप कज़न्स हैं उन्होंने, और जो मेरे मतलब बाबा के भाई हैं वो थे, और मेरे फियांसे भी साथ थे उनके साथ। तो बस वजह यही रही कि जो प्रॉपर्टी है वो उनको मिल जाए और हम लोग जो है साइड पे हो जाए। लेकिन जाहिर है मेरी माँ का भी तो कोई हक़ था, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है मुझे आगे आना पड़ा। जी, बेसिकली प्रॉपर्टी किसकी थी? मेरी मामा का हकुल महर था। अच्छा। जिसको उन्होंने जो है इंतकाल विरासत कराया था, जिसको मैंने स्टे के ज़रिए जो है वो स्टॉप करा दिया था कि अभी इस पर कोई कार्रवाई ना की जाए। बस फिर फर्दर प्रोसीडिंग चल रही थी, तो कई बार पहले भी उन्होंने थ्रेट किया मुझे, लेकिन मैंने कभी इनके मतलब बातों में नहीं आई। कभी रास्ते में रोक लेना, कभी कोर्ट से आते हुए रोक लेना, कभी कोई जुमला कस देना, तो कभी मैं घबराई नहीं। लेकिन अब तो इन्होंने हद ही कर दी कि इतना हार्ड स्टेप लिया, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से ये लोग करेंगे। बेसिकली ये वकूआ कहाँ का हुआ है? ये बेसिकली वकूआ लोधरा गनीदीन कॉलोनी का है। अच्छा, तो आप कहाँ से आ रही थी? घर में ही उन्होंने आकर तेज़ाब फेंके? हाँ जी, घर में ही आके फेंके। मैं उस टाइम कोर्ट से आई थी, तो कोर्ट से आने के तकरीबन आधे घंटे के बाद का ही वाक़या। कितने लोग मुलविस थे इसमें? चार लोग थे। वो कौन कौन है? काजी नईम, काजी तनवीर, शबीर अहमद और मियां अंसर साहब। वो क्या करते हैं? जो मियां तनवीर और मियां अंसर हैं, ये लोग मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं और मेरे ख्याल है LA की पोस्ट पे हैं। अच्छा, तो पहले आपको वो कोई थ्रेट वगैरह करते थे? हाँ जी, करते थे। जब से हमारे स्टेप फादर की डेथ हुई है ना, तब से हमें थ्रेट कर। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं पाक इटालियन मॉडर्न बर्न सेंटर मुल्तान में, जहां पर हम आज नाजरीन इस चीज़ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये नौशीन सबाहत वाला जो केस है, ये जब सबसे पहले यहाँ बर्न सेंटर मुल्तान में आया तो किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया गया, किस तरह से फ़र्स्ट एड दी गई। और इसमें नाज़रीन सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि हमने आपको कुछ अर्सा कबल भी इसी तरह का एक केस दिखाया था कि तेज़ाब गर्दी हुई थी। एक जानिब जहाँ एक फ़ैक्टर हम इलिटरेसी का देखते हैं, जहाँ हम एक जानिब ये फ़ैक्टर देखते हैं कि बहुत सारे घरेलू तनाज़ात, बहुत सारे घरेलू मामलात भी होते हैं, तो क्या इसमें किस तरह का केस था और इस मुतासरा खातून का कितने फ़ीसद तक चेहरा जुलस चुके हैं, इस तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, इस तरह के केसेस जब आपके पास आते हैं तो आपके ऊपर कितना प्रेशर होता है? और ये स्पेशल जो है, ये तो एक केस ये है कि मुतासरा खातून खुद एक लॉयर हैं,
तो आपके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर या कोई इस तरह का लॉयर्स फोरम की तरफ से कुछ है? नहीं, प्रेशर तो कोई नहीं है। ख़ातून जो हैं ये खुद लायर हैं और फैमिली इश्यूज़ हुआ था विरासत का, तो उनके जो दूसरे शरीक थे बरादरी, उन्होंने इस पे तेज़ाब फेंका है। तो इनिशली ये लोधरा में वाक़या हुआ था, उसके बाद ये बहावलपुर शिफ्ट हुई थी, वहाँ पे इनिशली इलाज हुआ। तो हमारे पास PSP एक फ़ोरम है पाकिस्तान पंजाब प्रोटेक्शन का, तो वो उन्होंने इसको केस को टेकअप किया था और उन्होंने फिर उसको वहाँ से मॉनिटर करके हमारे पास शिफ्ट कराया। आज उनका विज़िट भी था, वो अभी देख के गई हैं। मैडम जहाँ आ रहा है, उनकी वाइस चेयरपर्सन है, तो वो जो है उनको मैक्सिमम कोशिश करती हैं प्रोटेक्शन देने की, प्लस उनके लिए माली मावनत करने की, और प्लस अब उन्होंने आज हमारी डिस्कशन में ये भी तय हुआ था कि हम उनको कोई लीगल प्रोटेक्शन भी दें, प्रोवाइड करें। तो हमारे पास तो कोई प्रेशर नहीं है। सिंपल ये है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो इस जो पेशेंट है ये इस तकरीबन 12% इसका बर्न है। अच्छा। तो इसका बाजू ज़्यादा हुआ है और फेस कम हुआ है। तो उसमें यह है कि उसने यूँ हाथ रख के जो है ना अपने आप को बचा लिया था। तो हमने जब हमारे पास आई हैं तो इसका हमने 2 ऑपरेशन कर दिए हैं। उसमें हमने यहाँ से इनके स्किन ग्राफ्ट लेके बाजू पे लगाए हैं, कुछ फेस पे लगाए हैं। अच्छा। रिकवरी के माहौल उसमें पीरियड में हैं, लेकिन फिर भी इनको 5-6 मंथ्स लगेंगे। अच्छा। इनके 3-4 ऑपरेशन होंगे और फिर हम उनकी जहाँ जहाँ से बर्न हुआ है वहाँ स्कार बनेगा, उस स्कार को हटा के वहाँ पे हमने स्किन ग्राफ्टिंग करनी है। तो लंबा प्रोसेस है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इसको जल्द अज जल्द करें और हमारी तरफ से मुकम्मल जो इलाज है वो फ्री किया जा रहा है इनके लिए। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन बर्न सेंटर। तो हम अपनी तरफ से जो इलाज की तरफ से है वो हम कर रहे हैं। हम भी डॉक्टर साहब यही दुआ करेंगे कि उनका जल्द से जल्द इलाज किया जाए, वो दोबारा तंदुरुस्त तवाना हो जाए। तो डॉक्टर साहब जब इस तरह के केस आते हैं आपके पास तो वेरी फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है? यानी आप उसकी तस्दीक करते हैं या क्या आपका वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हम अपनी जो मेडिकल साइड है उसको कवर करते हैं, वो है रिससिटेशन। पेशेंट जैसे ही आया उसको हम एमरजेंसी में ले जाते हैं, उसको वॉश करते हैं, उसका उस पर फ्लेमाजिन क्रीम है वो लगाते हैं, उसके बाद उसको असेस करते हैं। CVP लाइन है, मतलब हम अपनी कोशिश करते हैं कि उसको मेडिकल लाइन पे जो रिससिटेशन है वो उसको कर दी जाए। उसके बाद उसको हम 1-2 दिन एमरजेंसी में रख के फिर वार्ड में शिफ्ट करते हैं। उसके बाद फिर ऐसा ऐसा क्लियर होता है कितने % बर्न है, कितना डिसफिगरमेंट है, तो ये बाद में इलाज चलता है। तो हमारा इनिशियल जो है उसको हम रिससिटेशन कहते हैं एमरजेंसी में। वो 24 आवर रिससिटेशन करके फिर उसको वार्ड में शिफ्ट करके फिर उसके आगे मल्टीपल ऑपरेशंस जो हैं वो चलते रहते हैं। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब इनका जो टाइम पीरियड है वो आपको क्या लगता है कि कितने अरसे में ये रिकवर हो जाएंगे मुकम्मल तौर पर? ये माशाल्लाह बहुत बाहिम्मत खातून है। आज भी उनसे बात हुई थी तो वो बहुत एनर्जेटिक उसमें है। पहले इनिशियली डिप्रेशन में गई थी लेकिन अब रिकवर कर गई हैं। तो इनको कम से कम 4-5 महीने लगेंगे। हाँ जी, 3-4 ऑपरेशन इनके होने हैं, वो हम करेंगे और इंशाल्लाह 3-4 महीने में काफ़ी हद तक रिकवर कर जाएंगी। लेकिन मोरली वो बहुत ज़्यादा बूस्टेड है। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया, हमें तफसीलात से आगाह किया, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। नाजरीन हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर साहब मौजूद थे, जिनकी जानिब से इस केस पर मुकम्मल बताया जा रहा था कि किस तरह से जब इस तरह का कोई केस आता है तो उसकी किस तरह से ट्रीटमेंट की जाती है। और ये जो स्पेशली नौशीन वाला केस है तो इसमें भी ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि हमारे साथ दीगर और जो जितने भी सेंटर्स हैं, खिदमत मराकज़ टाइप कह लें या कोई और इस तरह के जितने भी सिविल फॉरम्स वगैरह होते हैं तो वो भी हमारे साथ राब्ते में। तो मुकम्मल कोशिश करते हैं कि इस तरह के जितने भी केस हैं उन्हें एज़ सून एज़ पॉसिबल सॉर्ट आउट किया जाए और जितने भी मरीज़ होते हैं उनकी अच्छे तरीके से बर्न सेंटर मुल्तान में देखभाल की जा सके। नाजरीन हम जिस मुआशरे में रहते हैं, हमारे इस्लामी इक़दार, हमारी रिवायात, ये तमाम तर चीज़ें या हमारे इखलाकी जितने भी सेटअप्स हैं वो हमें औरत के साथ मोहब्बत का, औरत के साथ इज़्ज़त का, वो चाहे जिस भी रूप में हो, वालदा के रूप में है, बेगम के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, जिस भी सूरत में है, तो हमें इज़्ज़त का दर्स देते हैं। हमें प्यार, मोहब्बत, अखलाक, ये तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं। और नाज़रीन अनफॉर्चुनेटली इस मुआशरे में रहते हुए या ये कहा जाए मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, या ये कहा जाए कि औरत को ही इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाने के लिए हम सबसे ज़्यादा बेहतरीन टारगेट अपना समझते हैं, या क्या और वजूहात हैं किस वजह से औरत को ही हमेशा निशाना बनाया जाता है? इज़्ज़त का मामला हो, किसी से इंतकाम लेना हो, तो हम सबसे ज़्यादा बेहतरीन अपना टारगेट औरत को समझते हैं, या किसी भी और तरीके से हम कभी ये नहीं सुनते। हमेशा यही सुनने को मिलता है
कि औरत को तेज़ाब गर्दी का निशाना बनाया गया है, औरत के साथ जिनसी ज़्यादती की गई है, मारा पीटा गया है, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। आखिर क्यों इस तरह के मामलात हमारे मुआशरे में सरजद होते हैं? इस तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर निसार चौधरी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हमारी सोसाइटी में जिस तरह से मैंने बताया कि हम औरत को ही अपना टारगेट, ईज़िली टारगेट समझते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? और तेज़ाब गर्दी के मामलात ये क्यों हमारे मुआशरे में बढ़ते चले जा रहे हैं? तो थैंक यू वेरी मच कि आज आपने इस बड़ा बर्निंग टॉपिक है हमारा जिस पे आज आपने बात की है। और बेसिकली आप अगर देखें प्रायर हिस्ट्री हमारी उठा के देख लें, हमारे कल्चर को अगर आप देख लें, या हमारे जो मुल्क के जो मामलात हैं, यहाँ पे आप देखते हैं कि चूल्हा फटने के केसेस में या तेज़ाब गर्दी के केस में या हरासमेंट के केसेस में ये हमेशा जो फीमेल है, जो औरत है बेचारी, वो कमज़ोर समझ के उसको दबोच लिया जाता है, उसी पे जुल्म किया जाता है। और उस जुल्म को फिर कोई और रंग देने के लिए हम अपने आप से वो चीज़ों को उतार लेते हैं कि जी मेल डोमिनेशन जो हमारी सोसाइटी है, मर्द समझता है कि मेरी सुपरमेसी है, मेरा हुक्म है, मैंने काम करना है। लेकिन अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को तो क्या कहते हैं कि मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर वो बराबर चलेंगे तो गाड़ी आपका जो घर है, आपका जो मुआशरा है, आपकी जो सोसाइटी है, वो एक अच्छा ग्रो करेगी। लेकिन बदकिस्मती से हमारा अलमिया ये है कि हम अपने असल टारगेट से हट जाते हैं और हम कह लें कि एक फ्यूडल किस्म का एक निज़ाम अपने घर में या अपने आप में लागू कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये पूरा हो। ऐसे ही तेज़ाब गर्दी के जो मामलात हैं, इसमें देखा जाता है कि मैक्सिमम अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए बेसिकली ये एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ है कि हम अपनी सुपरमेसी को हासिल करने के लिए, अपने आप को डोमिनेट करने के लिए हम उस पे रोब जमाना शुरू कर देते हैं कि जो आपको जल्दी जिस पे आपका ओवरकम कर लेते हैं, आप उसको काबू कर सकते हैं। तो ये जो इस तरह की नफ्सियाती बीमारियां होती हैं, ये इंसान में, मुआशरे में, या जिसने मुतलका वो एक्ट किया होता है, ये डे फर्स्ट से नहीं होती कि उसी दिन हुआ और उसने ये काम कर लिया। ये ग्रो करती हैं स्लोली, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 6 महीने। इवन के हमारे सब्जेक्ट में, साइकोलॉजी में, हम कहते हैं कि अगर आप 14 डेज से ज़्यादा आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वो चाहे स्ट्रेस का है, डिप्रेशन का है, एंग्जाइटी का है, या आपको बाइपोलर की तरफ कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ADHD का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है जी, आप फौरी तौर पे अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ रजू करें, आप उनके पास जाएं, अपना मुद्दा बयान करें ताकि उसको हल किया जाए और इस तरह के मुआशरती जो बिगाड़ है वो पैदा ना हो सके। बेसिकली होता यही है कि हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अगले बंदे को हम विक्टिम बना देते हैं, उस बेचारे के लिए उसको हम कहते हैं कि एक वो अपने आप को, अगर औरत पे ये फ़र्ज़ करे तेज़ाब नहीं भी गिराया गया तो वो ये समझती कि शायद वो घर में बेचारी महसूर है, वो जनाबली कैदी है, उसको जो आज़ादी, एक शख्सी आज़ादी देनी चाहिए मुआशरे में। मैं इस हक़ में हूँ जो इस्लाम ने जितना लिबरल हमें किया हम उतना रहें। हमारा चूँकि डोमिनेटेड मुआशरा है, यहाँ पे बहुत सारा कल्चर हमारा जो है वो हमारे पास से समझें कि हम इकट्ठे रहें पाको हिंद में। हमारा जो निज़ाम है वो एक कले के हिंदू मुआशरे की बात का तकासी करता है। बीइंग ए मुस्लिम, अगर एक खातून को उसकी आज़ादी दी गई है, अगर बेटी के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो के उठ के उसका इस्तकबाल करते थे, अगर बीवी के साथ मोहब्बत में बैठ के एक ही प्लेट में वो खाना खाते थे, तो ये हमारे नबी ने करके हमें दिखा दिया। ठीक है, हमारा मुआशरा क्या कर रहा है कि हम अपने आप को कह लेंगे सुपीरियर करने के लिए हम उस खातून को, उस बेटी को, बहन को, माँ को हम निशाना बना देते हैं, जिससे हमें मुतलका हमारे जो मतलूबा नतायज हैं वो हासिल नहीं हो रहे होते, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में वो अगर वो ज़िंदा भी रहेगी तो बेचारी इतना उसके साथ प्रॉब्लम हो चुका होगा, उसकी बॉडी झुलस जाएगी उस तेज़ाब से। मुतलका जो अदारे हैं जिन्होंने इस पर पाबंदी लगाई हुई है कि जी जो खुला तेज़ाब उसको नहीं बेचना चाहिए, तो उसकी सख्ती होनी चाहिए, जो डिपार्टमेंट से वो चेक करें, सज़ाएँ होनी चाहिए। ये जो आपने आज जिस टॉपिक पे बात की है, मेरा ख्याल है कि इसको अगर हम एक साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट से हट के हम मुआशरती और सोशली उस पर लेके आएँ तो ये भी हमारे लिए बड़ा ख़तरनाक है। ये तरगीब मिलती है हमारी जो नौजवान नस्ल है कि अगर मेरा मसला हल नहीं हो रहा तो मैं इसके लिए, मेरे पास ये आसान ऑप्शन है कि मैं जाके उस पर तेज़ाब गिरा दूँ। मैं अगर कोई मेरे साथ दोस्ती नहीं कर रहा तो मैं उसके लिए फ्राम प्रॉब्लम क्रिएट कर दूँ। होता यहीं से, उसको रोकने की ज़रूरत है। सबसे बढ़कर ये है अवेयरनेस देने की ज़रूरत है बच्चियों को, बच्चों को, वालदैन को।
हमारा बेसिकली जो साइकोलॉजिकल या मुआशरती हमारा मसला ये है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करते, जब वो क्रिएट हो जाता है तो फिर हम उसके पीछे भागते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, रोकने की ज़रूरत है, इसके लिए सज़ाएँ सख्त होनी चाहिए, कोई माफ़ीनामे नहीं होने चाहिए। आपने एक इंसान की ज़िंदगी को दाव पे लगा दिया, उस बेटी की ज़िंदगी आपने तबाह बर्बाद कर दी है, तो उसके बाद के जो नतायज हैं उसको भुगतने के लिए वो पूरी फैमिली तैयार खड़ी होती है। बिल्कुल ऐसे। नाजरीन, हमारी टीम मुजरिम कौन ने बारहा मरतबा थाना सिटी लोधरा की पुलिस से रब्ता करने की कोशिश की, बारहा मरतबा उनसे कांटेक्ट किया। पहले तो कांटेक्ट ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब उनके साथ रब्ता हुआ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ, SHO के साथ, तो उन्होंने टीम मुजरिम कौन को मुकम्मल तौर पर मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। आखिर इसके पीछे क्या वजूहात हैं? तेज़ाब गर्दी का वाक़या हुआ है, पुलिस आया, अभी तक मुल्ज़िमान को पकड़ने में नाकाम नज़र आ रही है, या इस केस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है? ये नाजरीन, हमने तमाम तरह हक़ाइक़ आपकी अदालत में रख दी हैं। पुलिस हमें मौक़िफ़ देने से क्यों गुरेज़ा नज़र आती है? जी नाजरीन, हम आपको जिस तरह से दिखाते चले आ रहे हैं कि किस तरह से एक खातून वकीला को, लेडी लॉयर को किस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, यानी उसे तेज़ाब गर्दी का निशाना बनाया जाता है, सिर्फ़ इस लालच की खातिर कि उसकी जितनी भी ज़मीन है उसे हथिया ली जाएगी। स्टेप ब्रदर्स थे, उसके सौतेले भाई थे, जिन्होंने ये सारा वकूआ पहले प्लान किया, उसके बाद उसे देखते रहे, रैकी करते रहे कि ये कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, किस टाइम पर ये आती जाती, यानी मुकम्मल प्री प्लान तरीके से उन्होंने ये काम सर अंजाम दिया। और उसके बाद उन्होंने ये कोशिश की कि इसे जान से मार दिया जाए। एक इस तरह का इलाका, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि एक इस तरह का इलाका जहाँ पर ख़वातीन को पहले ही घरों में ज़दोकोब किया जाता है, ख़वातीन को घरों में ही रखा जाता है, उनकी ना ही तालीम की जाती है, ना तरबियत की जाती है, ना परवरिश की जाती है, कुछ नहीं किया जाता। लेकिन सिर्फ एक जो खातून निकली बाहर अपने सोसाइटी को चेंज करने की गर्ज से, अपने लोगों को चेंज करने की गर्ज से, लेकिन उसका अंजाम उसके अपने ही सौतेले भाइयों ने कुछ इस तरह का करने की कोशिश की कि उसे जान से ही मारने की कोशिश की और उसकी सारी ज़मीन हथियाने की कोशिश की। इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारे रोही के सीनियर कोर्ट एंड क्राइम रिपोर्टर मार इमरान नवाज साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मार साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। मार साहब, रोज़ाना की बुनियाद पर जब हम देखते हैं कि सबसे पहले एक खातून तशद्दुद का निशाना बनाया जाना, फिर एक ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखना जहाँ पर पहले ही कितनी चीज़ों की कमी है, और वहाँ से एक खातून का निकलना, तालीम हासिल करना, तरबियत हासिल करना, और आगे फिर ये सोचना कि मैं अपने मुल्क को, अपने इलाके को और अपने ख़ानदान को किस तरह से चेंज करना चाहूँगी, लेकिन उसको अपने ही भाइयों ने, सौतेले भाइयों ने इस तरह का अंजाम बनाने की कोशिश की। तो आप क्या समझते हैं कि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या वकालत के ऊपर ये एक आप ऐसे कह लें कि तशद्दुद था, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई, या आप क्या समझते हैं ये सारा सिचुएशन क्या होगी इसकी? बहुत शुक्रिया हसन खान, आपने एक ऐसे जो फ़ेल था, एक घिनौना अमल था, जिसको आपने मीडिया पे लाए और कोशिश की कि एक ख़ातून को जो है हतुल इम्कान उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए उनके अपने ही फैमिली से। ज़ाहिर बात है, एक बहुत ही खौफनाक वो था। जैसे हमारे इल्म में ये केस आया तो उसके बाद जो हमने जो है इसको रिपोर्ट भी किया, तो आपने जिस तरह आप बता रहे हैं कि ख़वातीन लोगों को, सोसाइटी को वहाँ, क्योंकि उस एरिया की ख़वातीन बाहर बहुत कम पढ़ी लिखी होती हैं, और लेकिन ये खातून एक वकालत के पेशे में है और लोगों को ये इंसाफ फराहम कर रही थी। इसे नहीं इल्म था कि इसके अपने घर वाले जो है इसके जानी दुश्मन बन जाएंगे और ज़मीन के लालच के लिए। यहाँ पे एक बात है कि वकला का जो तहफ़्फ़ुज़ एक्ट है, लॉयर्स प्रोटेक्शन है, वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में वो पास हो चुका है हसन खान। उस के तहत जो है 6 माह के अंदर अंदर ये जो ट्रायल है इसको मुकम्मल करना होता है, और अगर इसमें ताख़ीर हो तो DSP लेवल का जो अफसर होगा इसकी इंक्वायरी करेगा और ताख़ीर की सूरत हाल भी लिखेगा कि इस वजह से डिले हो रहा है। और इसकी बड़ी सज़ा है, अगर मर्डर हो जाए किसी वकील का तो
40 लाख रुपए जुर्माना होगा उस शख्स को। अच्छा। और 30 साल कैद होगी अगर कोई शख्स वकील पे अटैक करता है, मर्डर। इवन के एक वकील को गाली देना भी 7 साल जो है वो सज़ा है। यहाँ जो वाक़या है वो मुनफरिद है। हमारे साहब फिर इसका मतलब तो ये है, हमें देखने में ये आ रहा है, अगर हम देखें इस केस को तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले एक खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, और फिर वकीला उन्हें पता है कि ये हमारे खिलाफ स्टैंड ले सकती है। तो आप समझते हैं कि ये आज़ादी सहाफ़त के साथ साथ आज़ादी राय पर और वकीलों पर इसे हमला तस्वुर किया जाए? यकीनन वकीलों पर एक ये हमला भी है, क्योंकि ये देखो तेज़ाब फेंक कर किसी की शख्सियत, किसी का चेहरा मस करना, इससे ज़्यादा जो है घिनौना जुर्म मैं नहीं समझता कि कोई हो सकता है। तो इस पर उसके अपने ही भाइयों ने तेज़ाब फेंक कर उसको ख़त्म करने की कोशिश की, और तेज़ाब गर्दी जो है वो 780A में भी शामिल होती है। और 780A आपको पता है इंसदाद दहशत गर्दी का एक दफ़ा है, एक उसमें जो है वो फाल करता है। और ये केस भी जो है दहशत गर्दी की अदालत में जो इस वक्त चल रहा है, और उन्होंने कोशिश की थी कि ये वकील है और इसने जो है हक अपना ले लेना है, तो इसलिए उसको जो ये ख़त्म करने का एक उनका मुकम्मल तौर पर मंसूबा था। 780A भी लग चुकी, 324 भी लग चुकी, अक़दाम कत्ल की दफ़ात के तहत भी इनको जो है तमाम मुलव्वस मुल्ज़मान को सज़ा होगी, उसका ट्रायल मुकम्मल तौर पर चल रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि वकला पर जो लोगों की जो आवाज़ होते हैं, मज़लूम लोग जिन पर तशद्दुद होता है, वो वकीलों के पास आते हैं। और यहाँ पे एक फ़ीमेल वकील तो हमारी बहुत कम तादाद है, लेडी लॉयर्स तो बहुत कम तादाद में होती हैं, और उन पर इस तरह के तशद्दुद करना, इसका मतलब है कि आप इस सोसाइटी को ख़त्म करने के दर पे हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, इसमें जो प्रोसिक्यूशन पूरा अपना किरदार अदा करे। आईओज़ जो हैं DSP रैंक का जो अफसर है, जो लॉ में है वो वकीला प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में, कि इसकी जो इंक्वायरी है वो DSP लेवल का अफसर करेगा, वो खुद करके 6 माह के अंदर अंदर इसको जो है अपने अंजाम तक पहुंचाए उन मुल्ज़मान को। अगर किसी सूरत में कोई डिले होती है मुद्दाइयों की जानिब से, तो फिर जो है उसमें वो, क्योंकि इसके लिए एक अदालत भी मखसूस कर दी जाती है। अगर वकील पर हमला होगा तो हाई कोर्ट के हुक्म पर एक मखसूस अदालत जो है वो दी जाती है। और यहाँ पे तो 780 यानी दहशत गर्दी में की अदालत भी ये चल रहा है, और यहाँ पे उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। और इंसाफ की हम बात करें तो 324 जो है वो अक़दाम कत्ल के मुतरादिफ है। कत्ल के तहत जो सज़ाएँ होती हैं 324 में अक़दाम कत्ल की भी जो वही सज़ा उनको दी जाती है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि वकील को गाली देना 7 साल है, अगर मर्डर हो जाए या उसकी किसी सूरत में डेथ हो जाए तो फिर 30 साल सज़ा हो, 40 लाख रुपए जुर्माना होता है। आम रूटीन में अगर कोई किसी को ज़द्दोकोब करते हैं, किसी को तशद्दुद करते हैं, तो वकीला प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसको जो है 1 लाख रुपए जुर्माना या 2 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है, और 3 साल तक जो है वो सज़ा भी हो सकती है। मार साहब, ये तो आपने बड़ी अच्छी हमें भी इंफॉर्मेशन दी, नाजरीन को भी इंफॉर्मेशन दी। एज अ लॉयर आप क्या समझते हैं कि इस तरह का हमला होना, यानी हम पास्ट में भी देखते आते हैं कि सहाफ़त को भी रोकने की, दबाने की कोशिश की जाती है, अब उसके बाद आम लोगों की तो वैसे ही इस मुआशरे में जो है वो वर्थ कोई नहीं समझी जाती, तो अब वकीलों को भी टारगेट होना और स्पेशली ख़वातीन वकला को टारगेट किए जाना इस तरह का, आप इसे कंडेम करते हैं और आप क्या मुतालबा करना चाहते हैं? देखिए, मैं यही मुतालबा करता हूँ कि ये जो केस है, क्योंकि 2023 में अभी ये वकला का जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो आया, इसको 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि इस केस को मिसाल बनाकर मुल्ज़मान को निशान इबरत बना दें, ताकि आने वाले वक्तों में ना सिर्फ खातून वकील पर हमला हो, बल्कि किसी भी खातून पर अगर हमला होता है तो इनको ऐसी सज़ा मिले जो पूरे पाकिस्तान में जिसकी एक मिसाल बन जाए, और लोग कांपें कि ख़वातीन जो हैं ये मर्दों के जो जिनको शाना बशाना है, और मसावी हकूक़ जहाँ पे इस्लाम ख़वातीन को दे रहा होता है, वहाँ पे इन ख़वातीन को जो है एक जायदाद की लालच में, ये तो एक रिपोर्ट आप कर रहे हैं हसन, कितने केसेस हैं जो बिहाइंड द कर्टन ऐसे होते हैं जो मारे भी जाते हैं, रिपोर्ट नहीं होते, पता नहीं चलते, बिल्कुल वो मिली भगत से पूरी फैमिली का जो है वो केस दबा दिया जाता है। मैं बस यही मुतालबा करता हूँ हुकूमत वक्त से, अदालतों से और प्रोसिक्यूशन से कि उसको इबरतनाक सज़ा दिलवाएं और निशान इबरत बनाना चाहिए। बिल्कुल मार साहब, हम भी यही तवक्को भी यही करेंगे, हम दरख्वास्त भी यही करेंगे, अपील भी यही करेंगे। अच्छा इमरान साहब,
वैसे अगर मुल्तान की बात की जाए या ओवरऑल साउथ पंजाब की बात की जाए, तो इसमें आप बताइएगा कि अगर किसी खातून पर या किसी भी वकील पर कोई हमला होता है तो बार उसके लिए क्या स्टैंड लेता है? देखें, बार की हम बात करें, पंजाब बार कौंसिल की जानिब से ये SOPs भी हैं। जिस एरिया में, जिस बार में ये इस तरह का इंसिडेंट होता है तो वो बार स्ट्राइक करती है। अच्छा। और वो जो है अपना मुतालबा वहाँ के मुतलका जो पुलिस अफसरान है, DPO है या CPO इस एरिया का है, उन्हें कहते हैं कि हमें ये जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और वकला फ्री ऑफ कास्ट अपने वकला भाइयों के जो केसेस हैं वो लड़ते हैं। अच्छा। उनकी पैरवी भी करते हैं, उसमें बार के ओहदेदारान भी शामिल होते हैं। इसमें एक इंक्वायरी कमेटी होती है कि अगर वो हक पे था, और उसके लिए तो मैं समझता हूँ पंजाब बार, पाकिस्तान बार भी उसके साथ होती है और वो मुकम्मल तौर पे अपने केस का तहफ़्फ़ुज़ भी करते होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि जो ख़वातीन पर जिस पर हमला हुआ है उसके भाई जो हैं वो मुलविस हैं। बाद में जो दबाव डालकर और फैमिली प्रेशर और उसको ज़दोकोब करके फिर ये मामला जो है वो सुलह की जानिब ले जाया जाता है। मैं समझता हूँ कि उस जानिब ये मामला नहीं जाना चाहिए, ताकि बाकी जो ख़वातीन हैं, आम जो ख़वातीन हैं, अगर इनके मुलजमान को, अगर एक लेडी लॉयर ही, वकील ही अपना जो है मुलजमान को इबरतनाक जो सज़ा नहीं दिलवा सकेंगे तो आम ख़वातीन कहाँ? अच्छा मार साहब, इसमें एक और बात भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर खातून या जो मुदाई होता है केस का, अगर वो खुद सुलह के लिए राज़ी हो जाए तो फिर कानून के पास कोई ऑप्शन बचती है कि मुलजिमान को किसी किस्म का कोई इस तरह से कानून के मुताबिक सख्त सज़ा मिलनी चाहिए या उन्हें सज़ा, या फिर केस एंड हो जाता है? अच्छा, मैं कुछ केसेस होते हैं कंपाउंडेबल और कुछ होते हैं नॉन कंपाउंडेबल, काबिल सुलह और नाकाबिल सुलह। ये जो केस है इसकी नोयत वकला प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में जो इसकी जो शिक है कि नाकाबिल माफ़ी और नाकाबिल सुलह है, इसकी सुलह नहीं है। और दहशतगर्दी के केसेस, स्टेट के केसेस होते हैं, उसमें भी जो है वो सुलह, किसी के ऊपर तेज़ाब उंडेल देना सुलह नहीं होती। होता क्या है, तहफ़्फ़ुज़ मुलजमान को इस तरह मिलता है कि जो मुलजमान होते हैं, जो गवाह होते हैं, वो मुकर जाते हैं FIR के कि इन्होंने देखा। जब वो अदालत में रिज़ाइल हो जाते हैं, अपनी स्टेटमेंट से मुकर जाते हैं, तो फिर जाके मुलजमान को फ़ायदा होता है। लेकिन इसके बरअक्स जो हमारे पास एक क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट है, कानून मौजूद है कि जो गवाह अपनी शहादतों से मुकर जाएगा, जो उन्होंने पहले दी होंगी और आगे जाके वो स्टेटमेंट रिज़ाइलिंग होगी, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है और मुकदमा दर्ज हो सकता है कि आपने क्यों एक केस को कमज़ोर किया और मुलजमान को फ़ायदा पहुँचाया। मार साहब, आपने हमें वक्त किया, आपने हमें ज्वाइन किया, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आपने बड़ी अच्छी चीज़ें बताई और हम भी यही दुआ करेंगे कि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए, सुलह सफाई की जानिब नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुलजिमान को कानून के मुताबिक सख्त तरीन सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी टाइम में लोग अगर इस तरह की कोई सोच रखते हैं या कोई हरकत करने की कोशिश करते हैं तो मुलजिमान को कानून के मुताबिक सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। कितने बहन भाई हैं? हम 4 हैं। अच्छा, सही। तो अब आप क्या अपील करना चाहती हैं? मैं यही कहती हूँ कि इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। एसिड जो है ना वो आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल कर देता है, स्पेशली जो फीमेल्स हैं उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं इस चीज़ की अपील करूँगी हुकूमत पाकिस्तान से कि एसिड की सख्त से सख्त सज़ा रखी जाए और ऐसे बंदों को कभी रिलीफ ना दिया जाए, चाहे अगर मुद्दई भी चाहे ना तब भी रिलीफ ना दिया जाए, ताकि जो है इस तरह के वाक़यात हों ही ना। बिल्कुल सही। तो आपके साथ किसी ने कोई एजेंसीज़ वगैरह, यानी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती हैं, उनमें से किसी ने आपके साथ कोई रब्ता वगैरह? हाँ जी, बहुत से लोगों ने किया। अच्छा। स्पेशली पंजाब प्रोटेक्शन वालों ने किया था मेरे साथ, और मैम रिहाना साहब ने और सर अली शहजाद साहब ने, उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। इवन मुझे बर्न सेंटर में लाने वाले भी हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि उनकी काविशों से आज जो है मैं रिकवर। तो पुलिस का आपके साथ रवैया किस तरह से है? पुलिस किस तरह से प्रोसीड कर रही है? पुलिस नहीं, जब आप तो जानते हैं पाकिस्तान की पुलिस को, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा थ्रेट करने की भी कोशिश की कि आपका केस इस तरह से वीक है, इस तरह से वीक है, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। इवन उन्होंने, मैं SHO नज़ाकत साहब है, उसके बाद थाने के हैं? ये सिटी के ही हैं आई थिंक, नज़ाकत मितला साहब है, उसके बाद जो है DSP साहब हैं, उन्होंने तो यहाँ तक मेरी मदर को कहा कि आप अपना मौक़िफ़ चेंज कर लें कि ये लोग नहीं थे, इन्होंने करवाया है, किया नहीं है। अच्छा। अब एक बंदा आई विटनेस है, वो ये तो नहीं कह सकता ना कि मेरे साथ ये इन्होंने नहीं किया। जब मेरा पहला बयान यही रिकॉर्ड हुआ है, इन्होंने DSP साहब ने यही लिया,
उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन कौन थे, तो मैंने यही बताया कि ये लोग थे। तो उसके बाद मैं हॉस्पिटलाइज हो गई हूँ, मुझे नहीं पता क्या कार्रवाई होती रही क्या नहीं। बार बार इन्होंने मेरे भाई को भी बहुत ज़्यादा तंग किया, मेरी मदर को भी बहुत ज़्यादा तंग किया। मेरी मदर एक दिन यहाँ रहती थी, एक दिन वहाँ जाती थी, बहुत ज़्यादा तंग किया। तो अब भी वो आपको थ्रेट कर रहे हैं इस टाइम? नहीं, अब तो जुडिशल हो गए हैं। खैर, अच्छा, जुडिशल हो गए हैं, तो अब फिर फर्दर प्रोसीडिंग जो है लॉयर्स मिलके सारे संभाल रहे हैं। सही। चलें, हम भी यही अपील करेंगे नाजरीन, इस तरह के जितने भी केसेस होते हैं, इस तरह की लवाहिकीन की जानिब से नाजरीन हमेशा एक ही मुतालबा किया जाता है कि इंसाफ मिलना चाहिए। जितने भी हम आपको हर हफ्ते जितने भी आपको केसेस दिखाते हैं, हम आपको जितने भी इस तरह के एपिसोड दिखाते हैं, तो उसमें नाजरीन हमारा सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये होता है कि मुआशरे में इस तरह के जितने भी नासूर हैं उन्हें हम लोग उजागर करें, लवाहिकीन जितने भी हैं उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। और इस मुआशरे से नासूर ख़त्म करने के लिए अगर हमारा कहीं पर छोटा सा भी किरदार अदा हो सकता है तो हम उसे करने की कोशिश करते हैं। ये जो आज हमने आपको केस दिखाया, तो नाजरीन ये भी कुछ उसी की एक कड़ी है कि कुछ अर्सा कबल भी हमने आपको एक केस दिखाया था जो तेज़ाब गर्दी का केस था। तो आया हमारे मुआशरे में इस तरह के तेज़ाब गर्दी के वाक़यात क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? इलिटरेसी एक साइड पर बहुत बड़ा एलिमेंट और फैक्टर है, लेकिन उसके बावजूद आज वाला जो केस है, एक पढ़ी लिखी खातून को इस तरह से तेज़ाब गर्दी का शिकार करना, इस तरह से उस पर जुल्म और बर्बरियत ढाना, नाजरीन ये हमारे मुआशरे में एक सवालिया निशान है, हमारे उन तमाम इदारों पर सवालिया निशान है। डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में कुछ ये कल्चर भी तो है कि अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है और मैं साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहता हूँ, तो हमारी ही सोसाइटी के लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि आप पागल हो गए हैं, आप क्यों जाना चाह रहे हैं। ये सर, ये क्यों कंसेप्ट इतना डेवलप हो चुका है हमारी सोसाइटी में और इसे कैसे ब्रेक डाउन किया जा सकता है? अनफॉर्चुनेटली एक जो हमारे कल्चर में दम दरूद और पीर और इस तरह का जो कंसेप्ट है ना, उसने हमारे लोगों को बहुत सारा कह लें कि वो किसी और तरफ लगा दिया है। हम अपना मसला जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास ले जाने की बजाय हम सबसे पहले अपने नज़दीकी दम दरूद करने वाले से, चिल्ला करने वाले से हम कहते हैं कि फ़लाँ बाबा जी हैं वो फ़लाँ कर देंगे। ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिकल जो डिजीज़ है, जो इलनेस है, जो डिसऑर्डर है, उसका ट्रीटमेंट आप मुतल्लिका साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो आपका प्रॉब्लम हल होगा। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बेसिकली लोग वही हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं अपने उस मसले से निकलने के लिए। लोग समझते नहीं हैं, वो समझते हैं कि शायद मैं इनके पास जाऊंगा तो लोग मुझे पागल कहेंगे, लोग कहेंगे जी यार इसको पता नहीं क्या हो गया, ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, इससे दूर रहें। हालांकि ये छोटे छोटे प्रॉब्लम जब बड़े होते हैं तो फिर जाके डिज़ास्टर होता है। हम अगर उसको डे फर्स्ट से उसको अगर हम आइडेंटिफाई कर लें तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने जैसे पहले भी कहा, सबसे पहले हमें मुआशरती अवेयरनेस की ज़रूरत है। इस तरह के जो आप प्रोग्राम्स कर रहे हैं, वेरी गुड सर। इसके साथ साथ आप यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में बच्चियों को एंगेज करें कि वो इस बात को समझें कि हमने अपने मुआशरे में रहते हुए अपना किस तरह से मुकाम हासिल करना है। वो क्या कहते हैं कि अपना मुकाम पैदा कर अगर जिंदों में है, बिल्कुल हमें उस डिगर पे चलना चाहिए। हम इकबाल के जो कह लें कि फलसफा है, ये जो चीज़ें हैं उन्हें हम लोग छोड़ चुके हैं, हम अडॉप्ट नहीं कर रहे चीज़ों को। हम बेसिकली ना आर्टिफिशियल पे लगे हुए हैं। सोशल मीडिया नो डाउट आजकल का सबसे बड़ा टूल है अपनी बात कहीं पहुंचाने का, लेकिन वी हैव टू लिव इन अ रियलिटी। अगर हम रियलिटी में रहेंगे, नेचर में रहेंगे, हम नफ्सियाती बीमारियों से भी बचे रहेंगे, हमारे पास अवेयरनेस भी आएगी, हम अपना इलाज भी अर्ली स्टेज पे जाके करवा सकेंगे। ये जो मसाइल पैदा होते हैं ये बेसिकली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की वजह से पैदा होती हैं। जब बच्चे की ग्रोथ या उसकी परवरिश के तौर पे, जब उसकी डे फर्स्ट से लेके जब वो बुलूगत में जा रहा होता है, उसको हम प्रॉपर नई चीज़ें बताएंगे, बेटी को नहीं बताएंगे, तो इस तरह के मसाइल लाजमी तौर पे इस मुआशरे में होंगे। रोकने का बेहतरीन हल ये है कि आप लोगों को अवेयरनेस दें, उनको बताएं कि किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ये पागलपन नहीं है, ये आपके पागलपन का इलाज है जो किसी भी तरह से आपको परेशान कर सकता है। लिहाजा उसके लिए आप लोग आएँ। दैट्स इट। ये बड़ा आसान है कि किसी को आप इलाज की तरफ लेके आएँ, लेकिन सबसे मुश्किल ये कि उसको आप अवेयरनेस दें। ये जो तेज़ाब गर्दी का मामला है, चूल्हा फट जाने के मामला हैं,
हिरासमेंट के इश्यूज़ हैं, ये पर्सनैलिटी के डिसऑर्डर हैं सारे। इसका ट्रीटमेंट है, आप इसको लेना चाहिए इन लोगों। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी देखते हैं कि स्टार्टिंग में मामला बड़ा छोटा सा होता है, यानी अगर मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा है, बहन भाई का झगड़ा हो रहा है, या घर में कोई झगड़ा हो रहा है, तो उससे सॉर्ट आउट भी किया जा सकता है। लेकिन वो घर में एक दूसरे से बात ना करनी या सॉर्ट आउट ना करने का एंड में हम रिजल्ट ये देखते हैं कि इतना एक्सट्रीम लेवल का रिजल्ट निकलता है। तो आप क्या समझते हैं कि स्टार्ट में ही अगर किसी दो लोगों का आपस में इख्तलाफ चल रहा हो तो उसे किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है? सर उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि घर का जो बड़ा है उसको चाहिए कि वो उसमें एक कह लें कि फैसिलिटेटर का रोल प्ले करे। वो उनकी बात को सुने, उनको बिठाए, उनका जो भी मसला है, बहन भाई का है, मियाँ बीवी का है, अगर वो सास बहू का है, ठीक है, उसको उनको बिठा के उनकी बात अलग-अलग से सुन ले और मसला कहाँ से पैदा हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करके उनको एरेडिकेट किया जाए। हम लोग एरेडिकेशन की तरफ नहीं जा रहे, हम लोग जो है ना उस मसले को मज़ीद उलझा देते हैं। उलझे हुए जो लोग होते हैं, उलझी हुई जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वो फिर इसी तरह के मसाइल पैदा करती हैं जिस तरह से हमारे मुआशरे में आजकल हो रहे हैं। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब मैं आपसे एंड में एक पैगाम लेना चाहूँगा अपनी यूथ के लिए कि आप मेल और फीमेल दोनों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि मामलात को किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, या वालिदैन के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर बड़ा सिंपल है, मेरा अपनी तमाम पाकिस्तानी हमवतनों से एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स अपने बच्चे बच्चियों पे नज़र रखें, ख़ास तौर पे जब वो सने बलोगत में हों, ख़ास तौर पे जब वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जा रहे हों, ख़ास तौर पे जब उनकी दोस्तियां हो रही हों, ख़ास तौर पे जब उनको कोई मिलने के लिए आ रहा हो और वो किसी को मिलने के लिए जा रहे हों, तो उस दौरान पेरेंट्स का या बड़ों का ये एक फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों को देखें किन तरह के लोगों के साथ वो बैठ रहा है। अगर वो हमारे एक डॉक्टर जावेद साहब हैं, वो कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चे की परवरिश या उसकी तरबियत खुद नहीं करेंगे तो जो बाहर के लोग करेंगे वो उसको हमेशा स्पॉइल करेंगे, रॉन्ग साइड पे लेके जाएंगे। आज का हमारा मुआशरा जिस मुआशरती बिगाड़ का शिकार है उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे बड़ों का भी बहुत सारा रोल है। उनको चाहिए कि अपनी ड्यूटीज़ को आइडेंटिफाई करें और अपने बच्चों पे पूरी नज़र रखें। लोग ड्रग एडिक्शन की तरफ आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा हो रहे हैं, एग्रेशन पैदा हो रहा है, डिप्रेशन में लोग सुसाइड कर रहे हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो नफसियाती बिगाड़ या नफसियाती मसाइल की वजह से पैदा हो रही हैं। डॉक्टर निसार चौधरी साहब आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आपने जो मैसेज दिया यकीनन वो दरिया को कूजे में जिस तरह से बंद किया जाता है आपने उस तरह से दिया, आपका बेहद शुक्रिया। नाजरीन हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर निसार चौधरी मौजूद थे जिनकी जानिब से बताया जा रहा था कि मसला स्टार्ट कहाँ से होता है। अगर कभी आपको कोई प्रॉब्लम पेश आता है तो कभी भी आप अगर साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे होते हैं तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप पागलपन की तरफ बढ़ रहे हैं या आप कोई जनूनियत आप पर तारी हो रही है, बल्कि आपको जो कोई किसी किस्म का आपको मसला दरपेश होता है तो आप उसे हल के लिए, उसकी डिस्कशन के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको जाना भी चाहिए। नाजरीन आज के इस केस से हमें मैसेज क्या लेने की ज़रूरत है? आज के इस केस से हमें मैसेज ये लेने की ज़रूरत है कि आपके घर में जितनी भी ख़वातीन हैं, आपके घर में जितनी भी औरतें हैं, आपके घर में जितनी माएँ बहनें बेटियां हैं, उन्हें पढ़ाएं। पढ़ाने के साथ साथ उन्हें इस बात को बावर करवाएं, उन्हें यकीन दिलवाएं इस बात का कि जब आप इंसाफ के लिए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगी। इंसान को इस बात पर यकीन होना चाहिए कि जो रात इंसान की कब्र में लिखी है वो इंसान कभी भी इस दुनिया में नहीं गुजार सकता। इंसान को हमेशा सर उठा कर जीना चाहिए, इंसान को हमेशा हक और सच के लिए जीना चाहिए। असल मकसद तो इंसान का हयात होता ही दूसरों के लिए जीना है। अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, अपने लिए तो तगोदो चरिंद परिंद भी करते हैं, लेकिन इंसान को तख्लीक करने का मकसद क्या है? लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करना, अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगाकर लोगों के लिए आसानी और इंसाफ की फराहमी इंसान का अव्वलीन और बुनियादी पेशा है। नाजरीन अपने मेज़बान हसन मलिक को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि मालिक दो जहान इस देश को अमन का गहवारा बनाएं। मालिक दो जहान ने अगर ज़िंदगी रखी तो आपके साथ अगले हफ्ते एक नए केस के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने से जुड़े रिश्तों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।